बाजार के चावल। गौरी की शादी बड़े धूमधाम से अनिकेत के साथ हुई थी। शादी को 3 दिन बीत गए थे और गौरी अब धीरे धीरे रसोई में हाथ आजमाना शुरू कर चुकी थी। लेकिन एक बात थी जो उसे बार बार हैरान कर रही थी। वो बात क्या थी? ये जानने के लिए आपको एक दिन पहले हुई गौरी की पहली रसोई की रस्म में चलना होगा। चलिए। मम्मी जी, क्या क्या बनाना है आप बता दीजिए, मैं बना देती हूँ। हाँ गौरी बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम चावल की खीर, वेजिटेबल पुलाव, दम बिरयानी और चावल के आटे की मिठाई बना लो। क्या चावल के आटे की मिठाई? वो क्या होता है मम्मी जी? मैंने तो आज तक नहीं खाई, और जब खाई नहीं तो बनाऊंगी कैसे? अरे तो परेशान क्यों होती है बेटा, तेरी जेठानी है ना, वो रहेगी तेरे साथ। तुझे इतना सब अकेले थोड़ी ना बनाना है। आज तेरा पहला दिन है, कहाँ तू अकेले सब मैनेज कर पाएगी। अच्छा ठीक है। सास की मीठी मीठी बातें सुनकर गौरी को बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। वो मन ही मन सोचती है, बिना बात ही वो कंगना मुझे पहली रसोई के नाम पर डरा रही थी। कहती थी सास 56 भोग बनवाएगी और कोई मदद भी नहीं करता, सब अकेले ही करना पड़ता है। चलो कम से कम सासू माँ को मेरी चिंता तो है। पहले दिन में जेठानी जी को मेरी मदद के लिए भेज दिया, वरना मुझे तो आधी डिश के नाम तक समझ में नहीं आए थे कि माँ जी ने मुझे बनाने के लिए क्या कहा है। खैर, पहली रसोई के दिन सास ने जो भी डिश बनाने के लिए कही थी, गौरी जेठानी की मदद से सब कुछ बनाकर तैयार कर देती है। लेकिन एक बात थी जो उसके मन में बार बार खटक रही थी। भाभी, मैंने तो सुना था कि पहली रसोई में पूड़ी कचौड़ी बनवाई जाती है, लेकिन यहाँ पर तो माँ जी ने मुझसे पुलाव, बिरयानी और मिठाई भी चावल के आटे की बनवाई। मैं कुछ समझी नहीं। अरे पगली, अभी तो 1 दिन हुआ है ना तेरी शादी को, इतनी जल्दी क्या है समझने की? 2-4 दिन में सब समझ में आ जाएगा। जेठानी की गोल गोल बात सुनकर अब तो गौरी और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। खैर, ससुराल में पहला दिन था, इसलिए उसका ज़्यादातर ध्यान खाना बनाने और परोसने में ही लगा हुआ था। इसलिए वो जल्दी जल्दी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। सबको गौरी की पहली रसोई का खाना बहुत पसंद आता है और घर में सभी लोग उंगलियां चाट चाट कर खाना खत्म कर देते हैं। अगले दिन के खाने में भी सास फिर से चावल और सब्जी बनाने के लिए कहती है, जिसे गौरी अपनी जेठानी के साथ मिलकर रसोई में बनाती है। दूसरा दिन भी इसी तरह बीत जाता है। तीसरे दिन फिर से गौरी रसोई में आती है और सास के पास जाकर पूछती है, माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? कद्दू और थोड़ी भिंडी की सब्जी भी बना लेना और साथ में जीरे से छौंक कर चावल बना देना। माँ जी, कद्दू और भिंडी की सब्जी के साथ चावल कौन खाएगा? आप शायद रोटी कहना चाह रही होंगी। वैसे भी 2 दिन से घर में रोटी बनी नहीं, आज सब्जी के साथ ना रोटी बना देती हूँ। अरे बेटा, रोटी खाने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पर, सबको चावल ही खाना होता है। अब तुम चाहे दाल बनाओ या सब्जी। सास की बात गौरी को बड़ी अटपटी लगी थी। दाल के साथ चावल तो वो भी खा लेती थी, छोले, राजमा, कढ़ी के साथ भी उसे चावल पसंद है, लेकिन भिंडी, कद्दू, लौकी ऐसी सब्जियों के साथ उसने चावल कभी खाया ही नहीं था। लेकिन वो देख रही थी कि ससुराल में तो तीनों टाइम खाने में सिर्फ चावल ही बन रहे हैं, रोटी का तो कोई नाम ही नहीं लेता था। अरे भाभी, चावल खा खा के मैं तो एकदम बोर हो गई हूँ। इतने चावल कौन खाता है? 3 दिन हो गए, अब तो चावल के नाम से ही ना भूख मर जाती है मेरी। देखो, अभी तुम्हारी नई नई शादी है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। थोड़े टाइम में आदत हो जाएगी। अच्छा, मम्मी जी ने कहा है आज सब्जी के साथ में थोड़ी रोटियां भी बनानी है। रोटी का नाम सुनकर गौरी के चेहरे पर जैसे चमक आ गई थी। वो खुशी खुशी जल्दी से आटा निकालती है और गूंथना शुरू कर देती है। भाभी, आटा कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? नहीं तो अजीब क्यों लगेगा, आटे जैसा तो आटा है। नहीं, आटे में कुछ अलग है। मेरे मायके में तो आटे का कलर और टेक्सचर दोनों ही अलग होते हैं। अच्छा, तो उसकी बात कर रही है। अरे वो गेहूं का आटा होता है ना, ये चावल का आटा है, ये तो ऐसा ही होता है। चावल के आटे की रोटी कौन खाता है भाभी? कौन का क्या मतलब है, सब लोग खाते हैं और आज से तुम भी यही खाओगी। मतलब बाकी टाइम तो हम चावल खाते ही हैं, अब जो रोटी खाएंगे वो भी चावल के आटे की? हाँ प्यारी देवरानी जी, खाली रोटी नहीं, पूरी, पराठा, मिठाई सब कुछ यहाँ पर चावल के आटे का ही बनता है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे घर में गेहूं का आटा आता ही नहीं। माँ जी सिर्फ चावल ही खरीदती है। और ये जो चावल तुम खा रही हो ना, ये भी कोई ऐसा वैसा चावल नहीं है। स्पेशल बिरयानी वाला 400 रुपये किलो वाला चावल है, जो माँ जी MP से स्पेशली ऑर्डर करती है। तभी तो पुलाव हो या बिरयानी,
एक एक दाना 1-1 इंच लंबा और खिला हुआ बनता है। अच्छा, वैसे भाभी मुन्ना के दूध में बॉर्नवीटा के साथ ये सफ़ेद सफ़ेद क्या मिलाकर पिला रही हैं आप? और क्या होगा, चावल का आटा। माँ जी कहती है बच्चों को दूध में थोड़ा सा चावल का आटा मिलाकर पिलाओ ना तो शरीर में ताकत रहती है, इसलिए मैं बॉर्नवीटा के साथ थोड़ा चावल का आटा मिला देती हूँ। बीमार होने पर आप लोग दवाई खाते हो या तब भी मुट्ठी भर के चावल का आटा ही फाँक लेते हो? हद ही हो गई अब तो। अरे ठीक है, बहुत लोग देखे मैंने जिन्हें चावल पसंद होता है, लेकिन इस तरह दीवानों की तरह चावल खाने वाला तो कोई नहीं देखा। अगले दिन दरवाजे पर, अलग निरंजन, बाबा कुछ लेने नहीं आया, बाबा को तो बस 1 लोटा पानी की जरूरत है, पानी पिला दो। बाबा की आवाज़ सुनकर गौरी का पति अनिकेत जाकर बाबा को 1 लोटा पानी देने लगता है। बहुत भले लगते हो बेटा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी कुंडली में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। बच्चा, कपड़े की दुकान करते हो ना? हाँ बाबा, आपको कैसे पता? बाबा की दिव्य दृष्टि से कुछ नहीं बच सकता बच्चा। तुम्हारे कपड़े की दुकान का व्यापार बहुत बड़ी समस्या से जूझने वाला है। शनि और राहु तीसरे स्थान पर आ गए। तुम ये समझ लो कि अगर तुमने उपाय नहीं किया तो तुम्हारा चलता हुआ बिजनेस धड़ाम हो जाएगा। बाबा तो उपाय बताओ ना, परेशानी बताकर डरा क्यों रहे हो? उपाय बहुत छोटा सा है बच्चा। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ का 1 सप्ताह तक त्याग करना होगा। चावल बहुत पसंद है ना तुम्हें बच्चा? हाँ बाबा, पसंद तो है। आप तो वाकई बहुत अंतर्यामी है, बिन बताए सब जान जाते हैं। तो बस बेटा, 1 सप्ताह तक तुझे और तेरे परिवार को चावल की तरफ देखना भी नहीं है। जो ये कठिन उपाय 1 सप्ताह तक तुमने कर लिया तो समझो शनि आज तो क्या, आने वाले 7 सालों में भी तुम्हारी कुंडली की तरफ देख नहीं पाएगा। तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे परिवार में सबका कल्याण होगा, सबके रुके हुए काम बन जाएंगे। अलख निरंजन। इतना कहकर बाबा अपना चिमटा बजाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। बाबा की बताई हुई बातें सुनकर तो अब अनिकेत और परिवार के बाकी लोग बड़ी गहरी चिंता में आ जाते हैं। बाबा तो मुझे बड़े ज्ञानी लग रहे थे। भाई मैं तो कहती हूँ ऐसा तो उन्होंने कोई उपाय बताया भी नहीं जिसमें कोई 1-2 लाख का खर्चा होता हो। यही तो कहा ना कि 1 सप्ताह के लिए चावल छोड़ना होगा। छोड़ कर देख लेते हैं, उसमें कौन सा हमारा बहुत बड़ा घाटा है। सास की बात से परिवार के सारे लोग सहमत हो जाते हैं और उसी दिन फरमान जारी हो जाता है कि अब से 1 सप्ताह के लिए घर में चावल बनाना तो दूर, चावल के बारे में कोई बात भी नहीं करेगा। अगले दिन, अरे गौरी, खाना बन गया क्या? हाँ हाँ बैठिए ना, मैं बस अभी लगाती हूँ। क्या है ये, तुमने सुबह भी नाश्ते में रोटी सब्जी बनाई थी, अब रात के खाने में फिर से रोटी सब्जी लाकर रख दी। तुम्हें पता है ना मेरा पेट नहीं भरता ये रोटी खाकर। बाबा की कही हुई बात भूल गए क्या? बाबा ने क्या बुलाया था, चावल के बारे में बात भी नहीं करनी है आपको? हालांकि चावल के बिना एक एक पल काटना घर में सभी के लिए कठिन हो रहा था, लेकिन फिर भी बाबा की बातों को टालना मतलब मुसीबत को न्योता देना, इसलिए घर में सभी लोग मन मारकर चावल के बिना एक एक दिन गिन कर काट रहे थे। 7 दिन के बाद, बेटा आज ऐसा करना, सबके लिए चावल ही बना देना। भाई कितने दिन हो गए चावल खाए। आप कहती हो तो मैं बना देती हूँ माँ जी, लेकिन पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या आपको पता है हमारे घर में हर रोज़ 1000 रुपये का सिर्फ चावल का खर्चा आता है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हमारा परिवार सिर्फ और सिर्फ चावल ही खाता रहता है। नाश्ता, खाना, डिनर, मिठाई, रोटी, पूरी सब कुछ चावल से बनता है। पिछले 1 सप्ताह में बिना कुछ किए मैंने पूरे 7000 की बचत की है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस तरह हर समय बस चावल भक्त बने रहना सही नहीं है। हमें हर तरह के अनाज को बदल बदल कर खाना चाहिए, तभी तो हम स्वस्थ रहते हैं। आप ही देख लो, घर में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका पेट ना निकला हो। सच्ची बात तो तेरी ठीक ही है बेटा। तुम्हारे पापा जी तो अक्सर ही गुस्से में बड़बड़ाते रहते हैं कि मैं महीने में इतना खर्च कहाँ कर देती हूँ। माँ जी, आपको ये एहसास कराने के लिए ही मैंने ये बाबा वाला नाटक किया था। वो बाबा और कोई नहीं, मेरा भेजा हुआ आदमी था। जब भाभी ने मुझे बताया कि आप लोग 400 रुपये किलो वाला चावल खाते हो, तो मैंने 1 हफ्ते का एस्टिमेट निकाला और मुझे ये एहसास हुआ कि चावल खाने की वजह से कितनी फिजूल खर्ची होती है। अगर हम बाकी अनाज भी खाएंगे तो सस्ता भी पड़ेगा और सबकी सेहत भी अच्छी रहेगी। आप ही सोचिए हम महीने का कितना रुपया बचा सकते हैं। सही कह रही हो गौरी बहू तुम। अब से हम लोग सब कुछ खाएंगे, सिर्फ चावल पर डिपेंड नहीं रहेंगे। ये क्या है बहू, सुबह से घर का काम करती रहती है, फिर ऑफिस जाती है और बच्चों में लगी रहती है।
अरे ऑफिस क्यों नहीं छोड़ देती, या फिर घर के लिए कोई नौकरानी रख ले। कैसी बात कर रही है माँ, जानती तो है ना अभी इनके ऊपर कितना लोन है। थोड़ा ही सही मदद कर देती हूँ तो अच्छा लगता है, और अभी उनको मेरे पैसे की जरूरत भी तो है। सुधा चंदर को बचपन से प्यार करती थी। एक ही मोहल्ले में खेल कूद कर बड़े हुए दोनों। जहाँ सुधा संपन्न परिवार से थी तो वहीं चंदर का परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझता ही रहा। लेकिन सुधा की जिद के आगे किसी की नहीं चली। सुधा, कल ऑफिस जल्दी जाना है और 2 दिन के लिए गुजरात ऑफिस के काम से भी जाना होगा। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, बहू को अगले महीने बच्चा होने वाला है, इस वक्त तो उसके साथ रहे। अरे कोई बात नहीं ना माँ, उनको जरूरी काम होगा, वरना मेरा चंदर ऐसे वक्त में मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। चंदर सुबह घर से निकलता तो आधी रात को घर में घुसता, वो भी शराब के नशे में। चंदर की माँ उसे खूब समझाती। अरे माँ, देख रही हो ना कितना कर्जा है सर पर, काम करना पड़ता है। दिन रात काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा। अरे लेकिन बहू को भी तो देख लिया कर, इस हालत में भी घर का बाहर का सारा काम करती है। चंदर तो जैसे माँ की बात सुनकर भी अनसुना कर देता है। ऑफिस के बाद चंदर का फोन माँ के पास आता है। माँ, वो ऑफिस के काम से आज रात के लिए पास के शहर के ऑफिस जाना पड़ रहा है, कल सुबह आ जाऊंगा। सुधा रात को कमरे में सो रही होती है कि उसके पेट में दर्द होता है। सुधा चंदर को वीडियो कॉल करती है। इनको फोन कर लो, शायद कुछ आराम मिले। लेकिन 10 बार फोन करने पर भी वो सुधा का फोन नहीं उठाता। ऑफिस के काम से गए हैं, हो सकता है बिजी हो। कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। सुधा सो तो जाती है, लेकिन अकेले उसे कमरे में डर लगता है। अगले रोज चंदर घर आता है, जहाँ सुधा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। तुम आज भी ऑफिस जाओगे? कल रात भर तो ड्यूटी की है, थक जाओगे, छुट्टी ले लो ना। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा रुको, मैं जल्दी से तुम्हारा खाना और नाश्ता बना देती हूँ। बेचारी सुधा ऑफिस जाना छोड़कर लग जाती है पति के लिए खाना बनाने, उसके कपड़े प्रेस करने और जरूरत का सामान मुहैया कराने के लिए। हो सके तो रात की ड्यूटी मत लिया करो ना, मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार क्या है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि तुम ही अकेली हो जिसे बच्चा होने वाला है। इतने लोगों के पति जो काम के सिलसिले में बाहर होते हैं, उनका क्या। सुधा को चंदर के मुंह से ये बातें अजीब लगती है। अरे हुआ क्या है तुमको? पहले तो तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे, मेरे पास रहते थे, मेरी दवा से लेकर खाने पीने तक का सारा ख्याल। और अब इस बार तो तुम एक दफा भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं आए, क्यों? अरे पागल हो गई हो क्या? पागल वाली बात कर रही हो। काम धंधा देखो या फिर तुम्हें लेकर टहलता फिरूं। और मुझे शुक्रवार की रात को काम से निकलना है, सोमवार आऊंगा। सुधा को समझ में नहीं आता कि क्यों अचानक से चंदर को फील्ड का काम मिल गया है। लेकिन एक दिन, सुधा, मैं और चंदर जरा एक रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ, घर में अकेली कैसी रहोगी। अरे नहीं नहीं, इस हालत में इसे लेकर जाना ठीक नहीं है। अरे लेकिन मैं ऑफिस भी तो जाती हूँ, फिर घर में अकेले। चंदर उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो सीधा कार निकालकर माँ को लेकर चला जाता है। सुधा घर के काम में लग जाती है कि अचानक उसकी नजर चंदर के बैग पर पड़ती है, जिसमें एक कागज दिखाई देता है। इनके कागज भी ना इधर उधर फैले होते हैं, एक भी खो जाएगा तो बवाल करेंगे। लेकिन जैसे ही सुधा वो कागज खोलकर देखती है तो वो सदमे में आ जाती है। दरअसल वो कागज नहीं, बल्कि चंदर और उसके ऑफिस में काम करने वाली लड़की चांदनी की गोवा की टिकट होती है। सुधा चंदर के बैग को खोलकर देखती है तो उसे होटल के बिल से लेकर महंगे गिफ्ट्स और दूसरे शहरों के टिकट मिलते हैं। सुधा को समझते देर नहीं लगती कि उसका पति किसी और लड़की के साथ है। चंदर के आने पर सुधा उससे बात करती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको गलत फहमी हो गई है। लेकिन जब सुधा के सवाल तीखे हो जाते हैं तो चंदर को अपनी गलती माननी पड़ती है और वो सुधा से माफी मांग लेता है। सुधा फैसला कर लेती है कि वो चंदर को छोड़ देगी। बच्चे और सामान को लेकर वो घर से निकल ही रही होती है कि सास उसे रोकती है। कहाँ जाएगी बेटा, रुक जा। चंदर को सुधा का जाना खल नहीं रहा था। वो झूठे मुंह भी उसे रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। सुधा चंदर को देखती है और मायके चली जाती है। मायके में माँ कहती है, अरे ऐसे कैसे घर छोड़कर आ गई? कौन सा चंदर तुझे छोड़ रहा था? माफी तो मांग ली थी ना। देखो बेटा, बेटी डोली में जाती है और अर्थी में ही निकलती है। पर पापा, मेरा आत्मसम्मान, उसका क्या? आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस लायक बनाया कि मैं खुद का खर्चा उठा सकूं, बेटी को पढ़ा सकूं, एक अच्छा जीवन पाऊं।
अरे लेकिन पति की जरूरत तो होती है ना सुधा दीदी, और अगर आपको नहीं है तो इस बच्ची का सोचो जो अपने पिता से इस कदर जुड़ी है। आने वाले बच्चे की सोचो जिसके आने से पहले ही आपने पिता का प्यार से दूर करने की सोच ली। सुधा फोन देखती है लेकिन चंदर का कोई कॉल नहीं होता। वो समझ नहीं पाती कि अपने आत्म सम्मान के बारे में सोचे या बच्चों के बारे में। मम्मी, हम नाना नानी के घर से दादी और पापा के पास कब जाएंगे? नहीं जाएंगे बेटा, अब यहीं रहेंगे। नहीं मम्मी, मैं पापा के पास जाऊंगी, मुझे दादी के साथ रहना है। और मेरे साथ? हाँ, आपके साथ भी तो, सबके साथ माँ। देखो सुधा दीदी, आपके सर पर पिता का साया होना जरूरी होता है। अपने घमंड के लिए पिता और बेटी को अलग मत करो। सुधा अब सामान उठाकर अपने ससुराल जाने लगती है, लेकिन मन में सवाल रह जाता है कि जिसे दुनिया घमंड समझ रही है वो उसका आत्मसम्मान था। चंदन ने माफी जरूर मांग ली, लेकिन कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि वो सिर्फ उसी का है।